हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 17 अगस्त 2021। तो 17 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको वहां बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाए तथा क्लिक करके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान लोगों के संघर्षों और बलिदानों की याद में 14 अगस्त को पार्टीशन ऑर्डर रिमेम्बरेंस डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य हमें भेदभाव, दुश्मनी और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के साथ साथ एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसे भी जब देश आजाद हो गया था तो दो भागों में बट गया था। उस समय 14 अगस्त को पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसी के दिन अब भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। यह संघर्ष में लोगों जो लोग बलिदान हो गए थे उनके यादों में यह दिवस मनाया जाएगा। मतलब उन्हीं के यादों को याद करने के लिए, यादगार बनाने के लिए उनके लिए दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान, पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस यानी कि प्रशिक्षण, उत्पादकता और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तपस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान यानी एनआईएसडी की पहल है। यह कोर्स कोई भी कर सकता है और यह बिल्कुल फ्री है। इतना बात जान लिया हम लोग तपस पोर्टल के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तपस के तहत कौन कौन से पाठ्यक्रम है मेन रूप से, तथा तपस के बारे में। तपस ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा या बुजुर्गों की देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम। यह 5 पाठ्यक्रम है वर्तमान में तपस के तहत। तथा जान लेते हैं तपस के बारे में। तपस विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, अध्ययन सामग्री और अन्य तक पहुंच प्रदान करना चाहता है, लेकिन इस तरह से यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना भौतिक कक्षा को पूरक बनाता है। पाठ्यक्रम मॉड्यूल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना है। इसे कोई भी कर सकता है जो विषयों पर अपने ज्ञान को बनाना चाहता है, और इससे शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी कि यह बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी एसएचजी उत्पादों के लिए एक ब्रांड और लोगों को लिए सोन चिरैया लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो सोन चिरैया लॉन्च किया है।
यानी एक लोगो है जिसका नाम है सोन चिराय, इसको लॉन्च किया है। शहरी एसएचजी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स पोर्टलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण अंतर्निहित है। इस साझेदारी के लिए लगभग 5000 एसएचजी सदस्यों के 2000 से अधिक उत्पादों को ई कॉमर्स पोर्टल पर जोड़ा गया है। क्या है सोन चिड़िया का महत्व, यहाँ पर दिया हुआ है। यह पहल शहरी एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की दृष्टता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत विभिन्न प्रकार के पेशेवर के रूप में पैक किए गए और हाथ से तैयार किए गए एथनिक उत्पाद दुनिया भर के ग्राहकों के घर तक पहुंचेंगे। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देशी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईबी ने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो कि हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। चिप बेहतर तरीकों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। जितना बात हम लोग जान लिए इंडिगो चिप जारी किया गया है इसके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केरल राज्य में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह केंद्र अनधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यह लैब कम रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर गौर करेगा। तो यह केरल में शुरू की है। भारत के ऐसा पहला राज्य हुआ है जिसमें पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब खोली गई है। अब बात हुई केरल के बारे में, तो हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में साउथ में स्थित है केरल राज्य। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ का गवर्नर है। पिनाराई विजयन यहाँ का मुख्यमंत्री है। 20 लोकसभा सीटें हैं और 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अनामुडाई सोलर नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टीकट्टा नेशनल पार्क, पदाम्बुम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिश्रू बरुआ ने 10 सैटेलाइट फोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंप दिए हैं। सैटेलाइट फोन पार्क में अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देंगे। बीएसएनएल इन फोनों का सेवा प्रदाता होगा। तो जान गए हम लोग कि पूरी तरह से सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन बन गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। जब असम में स्थित है तो बात हुई असम का, तो हम लोग असम के बारे में भी जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी जी यहाँ का राज्यपाल है तथा हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 126 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा ओरांग नेशनल पार्क। तो अब हम लोग असम काजीरंगा के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल में भारत के कितने आर्द्र भूमि को रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4। रामसर सूची में शामिल हुए भारत के 4 अन्य स्थल। भारत के 4 अन्य आर्द्र भूमि को रामसर साइटों की सूची में जोड़ दिया गया है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड का दर्जा दे रहा है। इसके साथ भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 46 तक पहुंची है। इसमें 10,83,322 हेक्टेयर पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है।
रामसर कन्वेंशन के तहत साइट को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया है। इसमें 2 साइट हरियाणा में तथा अन्य 2 साइट गुजरात में स्थित है। यह स्थान है, पहला है थोल गुजरात तथा दूसरा है बधावन गुजरात तथा अब हरियाणा में है सुल्तानपुर हरियाणा तथा भिंडावास हरियाणा। अब रामसर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाए गए एक अंतर सरकारी संधि है। यह 1 फरवरी 1982 को भारत के लिए लागू हुआ आर्द्रभूमि जो राष्ट्रीय महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के है रामसर साइटों के रूप में घोषित की जाती है। पिछले साल रामसर ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व को साइटों के रूप में भारत से 10 अन्य आर्द्रभूमि के स्थलों की घोषणा की थी और इस वर्ष फिर अब तक मतलब इस 8वें महीने अगस्त तक 4 और अन्य इसमें जोड़ दिया है। तो अब बात हुई है कि हरियाणा में के जुड़ा है तथा गुजरात के, तो दोनों राज्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में गुजरात राज्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा आचार्य देवव्रत जी यहाँ का गवर्नर है। यहाँ का विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर है तथा 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 182 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क तथा मारिन नेशनल पार्क। अब चलते हैं हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ का नए गवर्नर है जो कि पिछले 7वें महीने में बदले हैं, जिनका नाम है श्री बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एसएजीओ यानी सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने नोवल रोग जनकों की उत्पत्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या सागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। सागो का कार्य व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोग जनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध के विकास को सलाह देना होगा। अब बात हुई है डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो हम डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फाउंडर था यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, तुर्की तथा अन्य कई देश इसके फाउंडर्स थे। डब्ल्यूएचओ का संविधान जो एजेंसी की शासी संरचना और सिद्धांतों को स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति के रूप में बताता है। इसका मुख्यालय हम लोग बता ही दिए कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसमें 6 अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय और दुनिया भर में 150 क्षेत्रीय कार्यालय है। यह आमतौर पर मई में सालाना में मिलता है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन तथा इसका कई सब्सिडरी है जैसे कि पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य कई सब्सिडरीज है। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्ल मुल्लर का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह फुटबॉलर थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी है। यह है गर्ल मुल्लर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह एक जर्मन फुटबॉलर थे। वेस्ट जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड और बेयर्न म्यूनिख फुटबॉल के दिग्गज गर्ल मुल्लर का निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वेस्ट जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया। 62 मैचों में 68 गोल किए और क्लब स्तर पर उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए खेला था, जिसके साथ उन्होंने 427 बुंडेसलीगा खेलों में रिकॉर्ड 365 गोल किए थे। उनके स्कोरिंग कौशल के लिए उन्हें बॉम्बर डेर नेशनल यानी देश का बॉम्बर या बस डेर बॉम्बर उपनाम दिया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से रहा था? तो इनका खेल है फुटबॉल रहा था, मतलब ये फुटबॉल से संबंधित थे। यह इमेज में चिन्मय चटर्जी जी, प्रख्यात भारत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी जिन्होंने 1970 से 80 के दशक में अपने प्रमुख समय में 3 मैदान हैवी वेट के लिए खेला था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारत की टीम के सदस्य थे, जहां वे क्वार्टर फाइनल लीग में 4थे स्थान पर रहे थे। तो अब इतना बात हम लोग चटर्जी के बारे में जान लिया। अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के प्रमुख
गोदरेज इंडस्ट्री के अध्ययन के पद छोड़ने की घोषणा की है। यह किसने घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आदि गोदरेज ने। आदि गोदरेज ने 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके छोटे भाई नादिर जगह लेंगे। गोदरेज इंडस्ट्री यानी जीआईएल गोदरेज समूह की होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में नादिर गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक है। हालांकि आदि गोदरेज गोदरेज समूह के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। अब जान लेते हैं गोदरेज इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में तथा इस इंडस्ट्री का मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ने। एचसीएल फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। यह मंच कारीगरों और प्राथमिक उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को सूचीबद्ध और प्रदर्शित करके अपना व्यवसाय संचालित करने में सक्षम करेगा, जिससे अनौपचारिक बिचौलियों और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में 8 राज्यों के 600 से अधिक उत्पादों के साथ 30 से अधिक भागीदार पोर्टल पर सूचीबद्ध है। अब जान लेते हैं इस पोर्टल के बारे में। माई ई हार्ट पहल अपनी तरह का एक अनूठा मॉडल होगा, जहां कारीगर अपने वाले वर्षों के लिए ग्राहक से सीधे जुड़ेंगे। यह पोर्टल देश भर के कुशल कारीगरों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा। यह उनकी मान्यता, प्रशंसा और पारिश्रमिक में भी वृद्धि करेगा। अब बात हुई है एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। यह एक आईटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है तथा इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एचसीएल इंटरप्राइजेज तथा इसका फाउंडर थे शिव नाडार तथा अर्जुन मल्होत्रा। इसके वर्तमान में सीईओ है सी विजय कुमार। तो इतना बात हम लोग एचसीएल फाउंडेशन के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर के विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम की एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस वर्ष भारत स्वतंत्र के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। इसी वर्ष हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए, मतलब कि हाइड्रोजन प्रोडक्टिविटी में भारत टॉप पर रहे, यानी यह दक्ष रहे भारत हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्टिविटी में। इसके लिए भी 100 वर्ष का टाइम लिया है, मतलब कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाने तक ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि ग्रीन हाउस प्रोडक्टिविटी में भारत टॉप पर है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने एक मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है, जो 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगी। अब जान लेते हैं मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था के बारे में। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग, इथेनॉल और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल होगा। मोदी सरकार ने भारत को एक नया वैश्विक हब और हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि पीएम मोदी ने 2047 तक क्या लक्ष्य रखा है, कैसे लक्ष्य रखा है, कैसे पूरा होगा। तो अब हम इसके लिए क्या, इस अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए, यानी इस मिशन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है, क्या तरीका अपनाया। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इनका नाम है अशरफ गनी, ये भी अपने अफगान छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं।
माना जा रहा है वह जल्द ही अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सरकार ने तालिबान बलों का काबुल में प्रवेश करके केंद्र सरकार के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग के बाद उनके सामने समर्पण कर दिया है। फिलहाल नई अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व अमेरिका के शिक्षाविद अली अहमद जलाली कर सकते हैं। यह न्यूज पूरे ही छाया हुआ है, सभी के नजर में है कि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसमें पूरे देश तबाह तो नहीं, लेकिन पूरे देश का नजर है, पूरे देश सोच में डूबा हुआ है कि ये पहले जैसा जो पहले राजशाही शासन चलता था वो इस युग में भी यह चल रहा है। मतलब कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान, एक कोई गांव छोटा मोटा ही नहीं बल्कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। खास करके वहां के जो राजधानी है काबुल, उस पर यह कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से कई देशों के, अपने देश के नागरिक अपने आर्मी से यानी अफगानिस्तान के आर्मी से नाखुश हैं। वहां के लोग छोड़कर कई विदेश भाग रहे हैं। कल के दिन एक लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यह भी न्यूज रहा, कल जब लोग भाग रहे थे तो एरोप्लेन में टायर्स में लटक गए थे 3 लोग, जिसकी वजह से उनके गिरने से मृत्यु हो गई है। और अन्य वहां कई जगह हर गली में लाशें पड़ी हुई है, क्योंकि तालिबान ने वहां पर केवल फायरिंग कर रहे हैं और अफगानी लोगों को मार रहे हैं। यह वहां का नजारा देखने को मिला है, जिसमें यह बताया गया तालिबान अपना झंडा गाड़े हुए है तथा वहां का यह नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पर लोग अपने घरों में ही अपने बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर जाने से डर है कहीं, क्योंकि वो मारे ना जाएं। बात हुई अफगानिस्तान के बारे में, तो हम लोग अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व मैप में अफगानिस्तान है, जो कि हरा कलर से डिनोटेड है। अफगानिस्तान जहाँ की राजधानी काबुल है। अफगानी यहाँ का करेंसी है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी पर्शियन तथा पाश्तो। यहाँ का प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, जो भाग गए हैं। इनके भागने के पीछे और कई मामलों रिपोर्ट में दर्ज किया गया, मतलब कई रिपोर्ट दिया गया है कि भागने के दौरान 4 गाड़ियों तथा कई गड्डी, मतलब नोटों को लगभग 50 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर या अपने साथ लेकर भागने का, और कितने पैसा भाग भी लेकर गए हैं। और ऐसा दावा किया गया है कि भागते वक्त वहां पर मतलब कि राष्ट्रपति भवन में ही इनका और पैसा छूट गया है। अब चलते हैं, जान लेते हैं अब और एक और बात कि क्या है तालिबान। अब तालिबान आपको लग रहा हो कि देश है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया है। देश छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं देश नहीं छोड़ता तो और ज्यादा खून खराबा होता और राजधानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। दिन भर तालिबान और अफगानिस्तान मतलब 3-4-5 दिनों से खबर देखते देखते या पढ़ते सुनते रहने के बाद आपको मन में सवाल यह जरूर आया होगा कि आखिर तालिबान है क्या, क्या यह देश है, इसका मकसद क्या है। आप इन सभी बातों को जानने में उत्सुक जरूर होंगे, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तालिबान शब्द का मतलब है, तालिबान एक पश्तो जबान का यानी पश्तो लैंग्वेज का, जो पश्तो लैंग्वेज वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है, पश्तो जबान का एक शब्द है। पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है, यानी स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। अब इस तालिबान का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साल 1980 की दहाई में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में फौज उतारी थी, तब अमेरिका ने ही स्थानीय मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया था। नतीजन सोवियत संघ को हार मानकर चला गया, लेकिन अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन तालिबान का जन्म हो गया। कहा जाता है कि तालिबानियों ने पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा ली है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि तालिबान के उदय में उसका कोई किरदार नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह पूर्ण रूप से एक देश नहीं है, यह एक तरह से मान सकते हैं कि एक संगठन है तालिबान, जो वहां के स्टूडेंट्स बन गए हैं। मतलब कि तालिबान स्टूडेंट्स ही हैं, पश्तो भाषा में बोला जाता है स्टूडेंट्स को ही। तो यह स्टूडेंट्स का एक संगठन बन गया था, जो 1980 के दशक से ही बन गया है। माना जाता है कि पाकिस्तान के मदरसा में इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कहता है कि इसमें यानी तालिबान के उदय में उनका कोई भी किरदार नहीं है। अब क्या है इसका मकसद, यानी तालिबान का मकसद क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तालिबान का मकसद है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें इतनी मजबूत है कि अमेरिका के नेतृत्व में कई देश की फौजें के उतरने के बाद भी इसका खात्मा नहीं किया जा सकता।
तालिबान के मकसद की बात करें तो उसका एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना करना है। तो इतना बात हम लोग जान गए कि क्या है तालिबान। पहले से ऐसा लग रहा होगा कि पूर्ण रूप से एक तालिबान देश है, लेकिन आपको यहाँ समझने के बाद आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि तालिबान क्या है। तो दोस्तों अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 12 अगस्त को। तथा प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तथा अब चलते हैं आज के अगले आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आगामी यानी आने वाले T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को यूएई में टूर्नामेंट के लिए कितने खिलाड़ियों को लाने की अनुमति दी है? यानी एक टीम से कितने खिलाड़ी जाएंगे, कितने खिलाड़ी लाने की अनुमति दी है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर सही दिए होंगे। आप प्रतिदिन डेज का जो क्वेश्चन बनता है यानी दिवस का जो भी क्वेश्चन बनता है आप कमेंट बॉक्स से सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि लिखने से आदत बने और पूरे साल का आपको डेज ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।